हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज़ अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्रीनामा में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आज अपने एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो सब आपको पसंद आए होंगे। ख़ास तौर से मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूं कि जिनको पढ़ाने के लिए मैं क्लासेस में भी रात दिन एक करता हूं, और अगर वो किसी वजह से क्लासेस में नहीं आ सकते तो कम से कम मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे उन्हें उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके, उनके सब्जेक्ट कवर हो सके और एग्ज़ाम में वो पास हो सकें। तो आज मैं कल के अगली कड़ी में हड़प्पा सभ्यता के मैं दूसरी कड़ी आज बताने जा रहा हूँ। वो है टाउन प्लानिंग, नगर योजना पार्ट 2 में, हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 में नगर योजना पढ़ाने जा रहा हूँ। और बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता है। इतनी विकसित सभ्यता शायद ही दुनिया के किसी कोने में हो। ना तो मिस्र थी, ना ही मेसोपोटामिया या सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। तो इसकी नगर योजना से पता चलता है हमें इसके विकास के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, 1000 से भी कहीं ज़्यादा खुदाई में अब तक। और उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े नगर हैं। जो बड़े नगर हैं उन सब में सिमिलरिटीज़ है, एक जैसे बसाए गए हैं। टाउन प्लानिंग, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़े टाउन प्लानर रहे हों, लोग उसके तहत नक्शा बनवा करके म्यूनिसिपैलिटी से पास करवाते रहे होंगे और पास करवा के भी घर बनाए जाते रहे होंगे। तो इस तरह की बातें जो उस समय यानी 7000 8000 साल पहले, ये कुछ हमें एक अजीब सी बात लगती है, अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन बच्चों ऐसा था। क्योंकि नक्शा तो अब भी मौजूद है, यानी कि वो जो बेस उसका है, वो बेस तो अब भी मौजूद है, और उस बेस से हम पता लगाते हैं कि किस तरह से उनकी टाउन प्लानिंग थी। इसमें बताता हूँ मैं आपको नगर योजना। इस नगर योजना के तहत मैं बताऊँगा कि पूरा नगर, जनरली ज़्यादातर नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो उस समय खुदाई में अपनी विकास की चरम सीमा पर थे, ऐसा देखा गया है। और हम जनरली देखते हैं, ज़्यादातर नगरों में देखते हैं कि वो नगर तकरीबन 2 हिस्सों में, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा, 2 हिस्सों में डिवाइड था पूरा नगर। एक अपर पोर्शन कहलाता था, यानी कि एक हिस्सा जो था ऊंचाई पर था, दूसरा हिस्सा नीचाई पर थे। कुछ इस तरह से इसकी वो थी। और ऊंचाई वाला जो हिस्सा था ये वेस्ट पार्ट था इसका, ये ईस्ट पार्ट था, यानी पश्चिम वाला जो शहर था वो छोटा था और जो पूरब वाला शहर था वो काफ़ी बड़ा था। ये जो पश्चिम वाला जो शहर था इसे हम फोर्ट या दुर्ग बोलते हैं। ईस्ट वाला इसे हम बोलते हैं नगर या टाउन। तो इस तरह से एक फोर्ट एरिया था, ये नगर एरिया था। इन सब में एक बात हम ये भी देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े विशाल इस्टेब्लिशमेंट्स जो थे वो इसी एरिया में थे। ये वेस्ट वाला जो था, अपर पोर्शन वाला था, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जितने हाई क्लास थे ये वेस्ट में या ऊपर वाले पोर्शन में रहा करते थे। नीचे वाला आम जनता रहती थी, आम पब्लिक के लिए रहा करता था। एक बात मैं और बताऊंगा आपको कि ये जो था शहर, ये किले बंद था, फोर्टिफाइड था। बाहर दीवारें थी, इसकी गेट लगे हुए थे इसमें, बाहर आने के लिए, जाने के लिए बाकायदा
उस पर बुर्ज लगे हुए थे गेटों के ऊपर। तो इस तरह से एक फोर्टिफाइड एरिया हुआ करता था ये, और जिसे हम सिविल लाइंस भी कह सकते हैं। आजकल जो सिविल लाइन एरिया होता है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी रहा करते हैं, तो इसमें भी ये बड़े बड़े अधिकारी रहते रहे होंगे। ज़्यादातर जो प्लानिंग के साथ बना हुआ है ये यही एरिया है या सिविल लाइन एरिया है। इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इस पे, क्योंकि इधर जैसा जो चाहता था बसना वैसा बस जाता था। लेकिन इनकी भी प्लॉटिंग, इनके भी जो भवन निर्माण है वो भी काफ़ी हद तक इनसे मिलते जुलते हैं, उसी तरह से था। लेकिन ये ज़्यादा प्लानिंग के तहत बसाया गया था। तो इस तरह से एक प्लान मैप के तहत बसाया गया, और ऐसा लगता है कि उस समय कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ज़रूर रहा होगा जो इन सारे नगर की देखभाल करता रहा होगा। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसी टाउन प्लानिंग में बच्चों नंबर 1 में है ये रोड्स, सड़कें कैसी होती थी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सड़क या रोड्स कैसे होते थे इस काल में। आपको हैरत होगी जान करके कि पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ होता था पूरे नगर में, और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जैसे ये सड़क है, आड़ी तिरछी सड़कें नहीं मिली गई हैं। ये तो हम आजकल भी देखते हैं, ऐसे इतनी प्लानिंग तो होती ही नहीं कहीं पे। इस तरह से सड़कें बनी, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। मोहनजोदड़ो में देखा गया है जो सबसे चौड़ी सड़क है वो 33 फीट की है, 33 फीट की। जो मेन सड़क है, मुख्य सड़क है 33। तो मुख्य सड़कें इस तरह से 13 फीट से लेकर के 38 यानी 13 से लेकर 38 फीट तक होती थी, और जो दूसरी सड़कें थीं वो 9 से लेकर 18 फीट तक होती थी चौड़ी सड़कें। तो इस तरह से दो तरह की सड़कें हैं स्पेशली। एक तो मुख्य सड़क जिसे हाईवेज वगैरह कह सकते हैं, जो इसे गुजर रहा है, वो है 13 से लेकर 38। लेकिन जो सबवे हैं, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, वो भी उनकी चौड़ाई भी कम नहीं थी, बल्कि 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 तक होती थी। इस तरह की सड़कें उस समय में पाई जाती थी। ये सड़कें साफ कैसे हों, इसके लिए जगह जगह डस्टबिन रखे हुए होते थे, क्योंकि जब खुदाई हुई, सड़कें मिली, तो वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं मिली और डस्टबिन के उसमें मिले, अवशेष मिले। तो यानी कि डस्टबिन किस तरह के होते थे? मिट्टी के बने हुए डस्टबिन होते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, और उनमें ये कूड़ा कचरा फेंका जाता था। यही नहीं, इन बड़ी सड़कों पे लैंप पोस्ट भी लगे हुए होते थे। जैसे आजकल देखते हैं आप स्ट्रीट लाइट जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े खंभे होते हैं जिसके ऊपर लाइटें लगी हुई होती है और रात में उन्हें जला दिया जाता है। तो उस समय भी स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, और उन स्ट्रीट लाइट पे लैंप जलाने का बाकायदा काम किया जाता था, और ये काम डेफिनेटली म्यूनिसिपैलिटी करती रही होगी। उस समय सिस्टम एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ की स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से हमें कंफर्म करने पर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी जो अवशेष मिले हैं उससे ये ज़रूर आइडिया लगाया जा सकता है कि वहाँ पे लैंप पोस्ट और डस्टबिन तमाम सारे पूरे रोड पे, सड़कों के किनारे होते थे। इनकी सफाई का प्रॉपर ध्यान दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग या बिल्डिंगें कैसी होती थी, घर कैसे होते थे, मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये बड़े प्लानिंग के तहत घरों को बसाया जाता था, नक्शे के हिसाब से बनाया जाता था। जैसे ये सड़कें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये सड़कें हैं, तो इस तरह से इन सड़कों के बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए होते थे। ये छोटी सड़क मिला दी गई, ये सड़क इसमें मिला दी गई, ये सड़क इधर गई,
सब एक दूसरे को समकोण पे ही काट रहे हैं, ठीक है। और इस सड़क पे हम देखते हैं कई सारे घर होते थे, इन सब में काफ़ी बड़े बड़े घर होते थे। इसमें जैसे यह एक घर है, हालांकि इसमें ब्लॉक्स बन सकते हैं, बने हुए थे। ये भी सड़क आपस में कटी हुई है, ये ब्लॉक। लेकिन मैं चूँकि आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा बड़े उस पर, इसलिए मैं यहाँ पे घर ना करके, ब्लॉक्स ना बना के, बल्कि एक ही घर बना के बताना चाहता हूँ किस तरह के घर होते थे। इसमें हम देखते हैं तकरीबन 3 तरफ से कमरे होते थे, 3 तरफ से कमरे हुआ करते थे इसमें। और इन कमरों की जो संख्या होती थी वो तकरीबन 4 कमरों से लेकर के 30 कमरों तक, यानी जो सबसे बड़ा मकान बना उसमें 30 कमरे, 30 रूम्स, यानी 4 कमरे के भी होते थे, 6 कमरे के भी होते थे, 8 कमरे के भी, जैसा जिसका प्लॉट होता था, छोटा है बड़ा है, इसके होते थे। लेकिन ये कमरे, ये मकान जो होते थे सारी सुविधाओं से लैस होते थे, इन पे हर तरह से की सुविधाएं थी। इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा दरवाज़ा होता था, यहाँ पे इनका गेट होता था। ये फ्रंट ये जो पिछला हिस्सा जो था यहाँ पे सड़क के किनारे, इधर खिड़की दरवाजे नहीं खुलते थे इनके। इसकी वजह ये होती थी धूल मिट्टी या कोई इस तरह से, या हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज से भी रहता हो, तो इधर नहीं खुलते थे। बल्कि इतना ज़रूर था कि इतना बड़ा दरवाज़ा होता था जिससे बैलगाड़ी इनके आंगन में घुस जाए। और ये सुविधाजनक, इसमें हम देखते हैं कि ये बड़ा कोर्टयार्ड है, आंगन होता था, किनारे किनारे कमरे होते थे। इसमें जो है एक कमरा बाथरूम होता था किनारे का, और बाथरूम की नाली जो है इस सड़क के किनारे जाती थी। यहाँ एक कुआं भी होता था, इस कुएं से पानी पूरे घर में सप्लाई होता। जाहिर है सिविल एरिया के लोग हैं, सिविल लाइंस का, तो पानी लेने बाहर तो जाएंगे नहीं। हालांकि निचले पोर्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारे घर थे जिसमें कुआं नहीं था, लेकिन जो बड़े बड़े घर थे सब में कुआं होता था, और वो पानी खुद अपना यूज़ करते थे। बहरहाल इन कमरों में वो रहते थे, अनाज रखते थे और बहुत सारी चीज़ें उसका यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़े बड़े घर उस समय में मिले हैं। हम देखते हैं कि इसी तरह से एक बहुत बड़ा घर मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह से है, 242 से 112 फीट, 242 फीट से लेके 112 फीट। आप अंदाज़ लगाइए, इतना बड़ा विशाल भवन भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये इस तरह की बिल्डिंग उस समय बनती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये किस चीज़ से सारी बिल्डिंग बनती थी। ईंटों से, पकी हुई ईंटों से, मिट्टी से ईंटें बनाई जाती थी, उसे पकाया जाता था। वो 3 तरह की ईंटें होती थी। एक तो आयताकार ईंटें, एक होती थी एल शेप ईंटें, एक होती है टी शेप ईंटें। यानी इन अलग अलग तरह से ईंटें होती थी, जो अपने जैसे कोई कॉर्नर पे लगाना है तो एल शेप ईंट लगा दी गई, टी जगह वाली जगह पे लाना है तो ये टी शेप ईंट लगा दी गई। तो इस तरह की 3 साइज किसी पे ब्रिक्स मिलते हैं, ईंट जो थे। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो ईंट होते थे वो छोटे बड़े कई साइज़ों में ये ही आयताकार ईंट होते थे, जैसे आजकल ईंट इस्तेमाल होते हैं या मिलते जुलते आजकल से वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम देखते हैं कई तरह के थे ईंट की साइज़। सबसे बड़ा ईंट जो था उसकी 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेंटीमीटर। दूसरा था 36.83 इंटू 18.14 इंटू 16.10 सेंटीमीटर। इसके अलावा और छोटे थे 26.94 इंटू 13.97 इंटू 6.35 सेंटीमीटर। इस तरह से अलग अलग थे, और इन्हें अलग अलग ये ईंटों की साइज़ थी जिन्हें मिट्टी में आग में पका करके उन्हें तैयार किया जाता था और उससे घर बनाए जाते थे। ये जो घर होते थे
वो बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे, लेकिन इन घर की जो खूबी थी कि इनके जो छत होते थे ये सपाट होते थे, जैसे आजकल के छतें होती हैं बिल्कुल सपाट। इन दीवारों पे शहतीरों को लगा करके इस पे नरकुल बिछा करके उस पे मिट्टी के लेप से प्लास्टर का लगाया जाता था, यानी कि ये मजबूत, कुछ में ईंट भी बिछाई जाती थी। तो इस तरह से छत को मजबूत बनाया जाता था काफ़ी। और कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो डबल स्टोरी भी हैं, यानी कि यहाँ से सीढ़ियाँ बना के ऊपर तक जाती थी, जो यहाँ पे अपना यानी सेकंड फ्लोर पे जाती थी, और वहाँ सेकंड फ्लोर पे भी लोग रहाइश करते थे। यानी कि फर्स्ट फ्लोर भी मिलते, एक मंजिला, दो मंजिला भी मकान उस समय में बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन हाउस। यानी सार्वजनिक भवन। एक बहुत बड़ा सार्वजनिक भवन है जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ये एल शेप का बना हुआ है, एल शेप का, यानी कि ये ऐसे और ऐसे, ऐसा इस तरह का जो भी रहा हो, ऐसे यूं कर लीजिए, ऐसे कॉमन हाउस, एल शेप का एक बहुत बड़ा कॉमन हाउस उस समय मिला हुआ है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई मैं बताऊँ आप लोगों को 220 इंटू 115 है। 220 इंटू 115 फिट है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है काफ़ी उसमें यूज़ होता रहा होगा, किसी मीटिंग में, किसी ऐसे स्थल पे, ऐसे समय में इस्तेमाल किया जाता हो जब प्रशासक को, शासक को कभी असेंबली बुलानी पड़ती थी या कोई इस तरह के और बुलाए जाते थे। इसके अलावा हम देखते हैं एक और है सभा भवन। ये सार्वजनिक भवन तो है ही, एक सभा भवन और मिला हुआ, सभा भवन। मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ मैं, ये मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं सभा भवन। इस सभा भवन में हम देखते हैं 27.4 मीटर इंटू, बल्कि स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। इस तरह का एक बड़ा विशाल भवन मिला हुआ है। ये वर्गाकार है, वर्गाकार भवन है। ये वर्गाकार भवन जो है ये 5 पिलर की 4 रो है, 1 2 3 4 5 पिलर है बीच में, 1 2 4, यानी कि 20 पिलर हॉल है, 20 पिलर हॉल। यानी एक ऐसा हॉल है जिसमें 20 पिलर लगे हुए हैं उसको छत को रोकने के लिए। डेफिनेटली अब खुदाई में छत तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये पिलर जो है ये बताते हैं कि कभी किसी समय में असेंबली हॉल रहा होगा, या पार्लियामेंट हाउस जैसे आजकल होता है, असेंबली हाउस होता है, इस तरह के पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होता रहा होगा। ये इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन हाउस के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ग्रेट ग्रैनरी, अन्नागार। अन्नागार, अनाज रखने की जगह। ये तो वैसे हर नगर में तकरीबन मिले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला हुआ है वो मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा नगर से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। इतना विशाल अन्नागार आप देखें, 180 इंटू 108 फीट का, 100, इस तरह से इतना बड़ा। ये था 180 फीट, ये है 108 फीट, इस तरह का अन्नागार। इसमें हम देखते हैं ये कमरे बने हुए हैं, 7 कमरे एक साइड से। और इसमें इसका जो दरवाज़ा है ये 7 मीटर का है, और
ये इसकी लंबाई चौड़ाई जो है मैंने आपको बताया, सॉरी मैं गलत हो गया, 180 फीट नहीं है, 169 इंटू 135 है, 169 135 है। ये 7 मीटर का ये बीच का इसका है। और ये इंट्रेंस, ये रावी नदी है यहाँ, सॉरी रावी नदी नहीं है, यस हड़प्पा में तो रावी ही है। ये इस रावी नदी की तरफ इसका मुहाना है। तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं बाहर दूसरी जगहों पे ले जाने के लिए यहाँ पे जहाज़ आते रहे होंगे और यहाँ से माल लदता होगा अनाज, या अनाज बाहर से आता होगा, यहाँ पे स्टोर होता रहा होगा। तो इस तरह से रावी नदी का यूज़ करके इस ग्रेट ग्रैनरी जो है या नगार है, ये उसे यूज़ किया जाता रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्नानागार। स्नानागार माने ग्रेट बाथ। आज के लैंग्वेज में हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला हुआ है। उस समय में मैं आपको नक्शा बना के बताता हूँ। ये स्विमिंग पूल है और इसकी लंबाई चौड़ाई 180 इंटू 108 है, 108। इस तरह से ये ग्रेट बाथ है। इसमें हम देखते हैं कि 3 तरफ से कमरे बने हुए हैं। ये कमरे बने हुए हैं 3 तरफ से, ऐसा लगता है चेंजिंग रूम है। इसके बाद इनके बाहर एक बरामदा है, ये बरामदा यानी कि इसके बाद अंदर इसके हम देखते हैं एक तालाब टाइप का छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। छोटा तो नहीं है, ये तकरीबन 39 फीट ये है लंबा, 23 फीट चौड़ा, और हम इसमें देखते हैं कि 8 फीट गहरा है, 8 फीट गहराई इसके अंदर। इसमें 2 तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं उतरने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय से आज से 7,000 6,000 बैक या पुराने समय में लोग ग्रेट बाथ का यानी स्विमिंग पूल का यूज़ करते रहे होंगे। बाकायदा हम देखते हैं कि एक तरफ ढाल है, इसके ढाल से नीचे एक नाली निकली हुई है और यहाँ पे एक कुआं है जिससे इसमें पानी भर दिया जाता था और जब गंदा हो जाता था इससे अंदर ही अंदर एक नाली से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये जो है ग्रेट बाथ, ये वाकई एक अचंभित कर देने वाली चीज़ है जो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो की खास उपलब्धियों में ग्रेट बाथ का नाम आता है। जिस तरह हड़प्पा में ग्रैनरी का, उसी तरह से ग्रेट बाथ का या ये स्विमिंग पूल का नाम आता है मोहनजोदड़ो के लिए। तो इसको ऐसा माना जाता है कि किसी स्पेशल ओकेज़न पे इसे खोला जाता रहा होगा, इसे यूज़ किया जाता रहा होगा, क्योंकि डेली तो इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा और बहुत बड़ा इसमें आता है, साफ़ सफाई तमाम सारी चीज़ें। लेकिन किसी स्पेशल ओकेज़न में, किसी त्यौहार पे, किसी सेलिब्रेशन पे या किसी धार्मिक उत्सव पर इसको खोला जाता रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। उस समय नाली व्यवस्था कैसी थी हम देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था नाली व्यवस्था, इसमें सड़कें थीं, सड़कों के किनारे किनारे नालियां बनी हुई थी। और यहाँ तक कि ये छोटी छोटी सड़कें भी बनी हैं, इनके किनारे किनारे भी नालियां बनी हुई थी। ये नालियां कवर्ड होती थी, ठीक है। ये नालियों को ढका हुआ रहते थे और बीच बीच में जगह जगह यहाँ पे मैनहोल बनाए हुए थे।
सफाई के लिए। यानी कि नीचे इसमें इस तरह से बना हुआ होता था और यहाँ ऊपर मैन होल होता था। होता यह था कि जब पानी इन घरों से जब आता था, कूड़ा आता था, कचरा इसमें आता रहा होगा, तो इन मैनहोल में इकट्ठा हो जाता होगा। फिर यहाँ से साफ पानी आगे बढ़ता होगा, कुछ कचरा इधर भी आया तो यहाँ इकट्ठा हो गया। अब करना था कि जब कभी सफाई वाले आते थे, इसे खोलते थे ढक्कन को मैनहोल के, और सफाई करके इनमें से कचरा निकाला और पूरी इस तरह से नाली साफ़ हो जाती थी मैनहोल के सारे। आज भी हम देखिए तमाम सारे मैनहोल है, लेकिन इतने साल पुराने तो एक अचंभे वाली बात ही लगती है। हम देखते हैं फिर डॉकयार्ड, लोथल जो गुजरात का एक हिस्सा है, वहाँ पर डॉकयार्ड मिला हुआ है। यानी डॉकयार्ड ऐसा आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था जहाँ से जहाज़ों को लोड अनलोड किया जाता था, पानी वाले जहाज़ों को, यानी कि आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह थी, 14 × 36 मीटर, काफ़ी बड़ा डॉकयार्ड था आर्टिफिशियल। और इसकी गहराई जो थी 3.5 मीटर थी, डेप्थ 3.5 मीटर, गहराई 3.5 मीटर थी, 14 मीटर इसकी चौड़ाई थी, 36 मीटर इसकी लंबाई थी। और ये जो था, ये पूरा डॉकयार्ड सिर्फ व्यापार के लिए यूज़ होता था। इसके सामने एक इंट्रेंस था बाकायदा। ये डॉकयार्ड है, इसमें पानी भरा हुआ है, जलाशय है, और इस डॉकयार्ड को बाकायदा एक नदी से जाके जोड़ा गया है। ये नदी जिसे भोगवा नदी कहा जाता है, भोगवा, यानी कि जहाज़ें यहाँ पे, ये सारे चारों तरफ प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल यहाँ से जहाज़ें आती हैं, यहाँ रुकती हैं, यहाँ से इसको लोड किया जाता है, फिर ये नदी में जाते हैं, इस नदी से फिर समुंदर में जाते हैं, समुंदर से फिर इसके बाद वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट जैसे बड़े सभ्यताओं की तरफ रवाना हो जाते हैं सामान को लेकर के, या दूसरे और अन्य स्थलों पे जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही ख़ास बात है, लोथल में ये डॉकयार्ड मिला है। तो इस तरह से बच्चों मैं कुल बता सकता हूँ, पूरी तरह से कह सकता हूँ कि यह जो सभ्यता है, इतनी ज़बरदस्त सभ्यता के हम मालिक हैं। हमारे पूर्वजों, हमें फ़ख्र ये होना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतनी बड़ी सभ्यता इस तरह की करते थे। हिस्ट्री तो हम पढ़ाते इसीलिए हैं, आपके लिए वो तमाम सारे फैक्ट लेके आते हैं, हमारे पूर्वज इस तरह का करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम आज से 7,000 8,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज ऐसा कर सकते थे, आज तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हम साइंस को अपनाएं, हम विभिन्न तरह के सब्जेक्ट्स को अपनाएं, उन्हें पढ़ें, उन्हें स्टडी करें और आगे बढ़ने के लिए सोचें। आज का वीडियो बच्चों बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर इसके लिए मैं क्या करता, लेकिन तीसरा भाग भी है इसका, हड़प्पा सभ्यता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको तीसरे पॉइंट में भी आप लोगों को बताऊंगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।